हेलो एवरीवन, आज हम जून 2012 के इकोनॉमिक्स के पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। हमने कल पेपर 2 को डिस्कस किया था। पेपर 3 में 75 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ वॉलरेशन जनरल इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि वॉलरेशन सामान्य संतुलन का हल विद्यमान होगा यदि और केवल यदि। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, कंडीशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम इज सेटिस्फाइड, पैरेटो कंडीशन इज ऑप्टिमैलिटी इज सेटिस्फाइड, हिग्स स्टेबिलिटी कंडीशन आर सेटिस्फाइड एंड द कंडीशन ऑफ पैरेटो लॉ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज सेटिस्फाइड। देखिए, अगर हम वॉलरेशन जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जनरल इक्विलिब्रियम में जब पैरेटो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तभी वो एग्जिस्ट करता है। तो पैरेटो इक्विलिब्रियम का सेटिस्फाइड होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये सब फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम और हिग्स स्टेबिलिटी थ्योरम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एडिंग अप थ्योरम। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एडिंग अप थ्योरम होता क्या है। तो इसको दिया था फिलिप विक्सेड ने, और ये क्या बोलते हैं, इन्होंने एक सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया था और इसका और भी एक नाम है, जैसे एडिंग अ प्रॉब्लम और प्रोडक्ट एग्जॉस्टम प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इफ़ इनकम जनरेट बाय अ गिवन आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर, टोटल इनकम विल बी एग्जॉस्टेड। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट एग्जॉस्टेड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे टोटल इनकम की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है। टोटल इनकम derived from the output will be exhausted if all factors are paid according to their marginal productivity। तो हमारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि टोटल इनकम जो डिराइव्ड होगा वो आउटपुट से, और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होगा इफ़ ऑल फैक्टर आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो भी फैक्टर्स हैं अगर उनको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पेड किया जाए तो वो पूरी तरह से वो सभी जो कारक हैं उन निशेष हो जाएंगे, या कुल आय वो इक्वल हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोड्यूसर विल सब्सटीट्यूट कैपिटल फॉर लेबर टिल ही रीच दैट पॉइंट इज आइसोक्वांट एट विच, यानी कि प्रोड्यूसर जो है कब तक सब्सटीट्यूट करेगा कैपिटल और लेबर को, किस पॉइंट तक करेगा। तो द प्राइस ऑफ अ गुड ही प्रोड्यूस इक्वल टू द वेज रेट, क्या जो वो प्राइस प्रोड्यूस करेगा वो वेज रेट के इक्वल हो जाएगा तब तक वो करेगा। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, क्या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है वो इंटरेस्ट रेट के इक्वल होगा तब तक वो सब्सटीट्यूट करेगा। या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो देखिए, कभी भी प्रोड्यूसर हमेशा लेबर कैपिटल की बात करता है, उनके रेशियो की बात करता है और टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की बात करता है। वो मार्जिनल रेवेन्यू उसको पहले नहीं चाहिए, वो पहले क्या देखेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखेगा। तो इसीलिए वो तब तक सब्सटीट्यूट करेगा कैपिटल और लेबर रेशियो को जब तक वो अपने आइसोक्वांट पे ना पहुंच जाए, और वो आइसोक्वांट में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इक्वल होना चाहिए रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें इसको मैच करना है। तो सेल मैक्सिमाइजेशन थ्योरी किसने दिया था? तो सेल मैक्सिमाइजेशन थ्योरी दिया था बाउमल ने। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म, तो ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म दिया था मोरिस ने। मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, तो ये दिया था विलियमसन ने। और हमें यहाँ पे ये कैल्डोर सेल प्रॉफिट एंड ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, ये कैल्डोर ने नहीं दिया था। तो हमारा इसमें कोई है ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पे नन लिखेंगे।
तो हमारा ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड नन, ये हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसको भी हमें मैच करना है। तो कार्डिगल यूटिलिटी थ्योरी हमें किसने दी है? तो कार्डिगल यूटिलिटी थ्योरी मार्शल ने दी है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी हिग्स। एंड यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न। तो हमारा फोर्थ का थर्ड इसी में सी में ही है और फर्स्ट का सेकंड इसमें है और बाकी हमने बीच का मैच कर लिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द प्रोपोनेंट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। हमें इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले हमारे कौन आते हैं? अगर हम इसको देखिए, मार्शल से भी पहले ये वॉलरस, जेवेंस एंड क्लर्क, ये सारे इकोनॉमिस्ट आते हैं। तो अगर हम इनको मैच करें तो सबसे पहले आएंगे ये जेवेंस, ये सबसे पहले थे, उसके बाद वॉलरस एंड देन क्लर्क और उसके बाद मार्शल, यानी कि 4, 3, फर्स्ट एंड सेकंड। ये मार्शल से भी पहले के इकोनॉमिस्ट हैं, जेवेंस और वॉलरस एंड क्लर्क। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमें असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है और रीजन दिया है उसका। नॉन कोलिसिव मॉडल ऑफ चैम्बरलिन asserted that a stable equilibrium can be reached if each firm charges monopoly price and equally share the market demand for their products। अब देखिए, ये बहुत ऐसे बड़ा क्वेश्चन है तो हम इसको दोनों एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हम पूरी तरह से समझ जाए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। चैम्बरलिन का नॉन कोलिसिव या दुर्भी संदिग्ध मॉडल दावा करता है कि स्थायी संतुलन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रत्येक फर्म एकाधिकारी कीमत लगाती है और अपने उत्पादों के लिए बाजार मांग को समतुल्य रूप से बांटती है। तो ये क्या कह रहा है? नॉन कोलिसिव मॉडल की बात कर रहा है, यानी कि विदाउट एनी कॉपरेशन, किसी भी तरह का कॉपरेशन हमारे उसमें नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है नॉन कोलिसिव मॉडल का? द सिचुएशन वेयर द फर्म compete with each other and follow their own price and quantity, यानी कि ऐसे फर्म जो खुद में ही एक दूसरे से compete करते हैं और वो खुद के प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। एंड आउटपुट पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स राइवल फर्म्स, और जो इनकी आउटपुट पॉलिसी होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है। तो इस हिसाब से ये असर्शन हमारा करेक्ट है। इसका रीज़न क्या है? रीजनिंग इन दैट द फर्म रिकॉग्नाइज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस with regard of price decision with the objective of profit maximizations which will be realized if price are determined at the level which equal marginal cost। तो ये रीज़न भी इसका सही है कि एक तरह से वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है फर्म का, वो एक दूसरे के एक्शन एंड रिएक्शन पे काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा रीजनिंग भी सही है, असर्शन भी सही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच टू द डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच किसका डेरिवेशन है? इंडिफरेंस कर्व का। एज्यूम स्टेबिलिटी ओवर टाइम ऑफ एन ऑब्जर्व्ड पर्सन टेस्ट, या एज्यूम द ऑल पर्सन हैव आइडेंटिकल टेस्ट। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में आइडेंटिकल टेस्ट नहीं होता है। रियलाइज ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द मार्केट बिहेवियर फॉर अ सिंगल पर्सन। तो किसी भी चीज़ का अगर हमें देखना है तो उसका रिपीटेड बिहेवियर होना ज़रूरी है, तो ये सही है। और ओवर टाइम हमें उस पर्सन का टेस्ट हमें देखना है कि क्या हो रहा है, तभी तो हम उसका रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच का एक हम देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सी दोनों ही करेक्ट है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Which of following statement does not hold true in case of the Keynesian economics? तो Keynesian economics के केस में कौन सा ट्रू नहीं है, हमें ये बताना है। Velocity of money is an unstable function of its determinants। तो ये तो Keynesian economics का स्टेटमेंट है कि velocity of money स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है।
दूसरा है लेबर इज सब्जेक्ट टू मनी इल्यूजन, और लेबर भी क्या है, मनी इल्यूजन का एक, मनी इल्यूजन में वो आ ही जाते हैं। और तीसरा है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन टेंड्स टू बिकम फ्लैट एट अ लेवल ऑफ आउटपुट वेल बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू बिकम स्टीपर एज फुल कैपेसिटी इज रीच्ड। यानी कि इस सप्लाई कर्व की बात कर रहा है कि सप्लाई कर्व हमारी पहले फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा ये इस वर्टिकल होने से पहले ही हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल जाता है, तो हमारा ये भी सही है। और हमें पूछा है कि कौन सा गलत है स्टेटमेंट जो केन्जियन इकोनॉमिक्स नहीं होल्ड करता है। तो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इज वर्टिकल एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर कम्प्लीटली सप्लाई डिटरमाइंड। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कीन्स के इकोनॉमिक्स वो डिमांड डिटरमाइंड होते हैं, कम्प्लीटली सप्लाई डिटरमाइंड नहीं होते हैं। तो ये डिमांड, यहाँ पे डिमांड होता तो सही होता। तो अभी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये कीन्जियन इकोनॉमिक्स के केस में होल्ड नहीं करता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोबिन क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स दैट फर्म एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल व्हेन। यानी कि फर्म अपनी स्टॉक ऑफ कैपिटल को कब ऐड करता है टोबिन क्यू थ्योरी के हिसाब से। देखिए, अगर टोबिन क्यू थ्योरी की हम बात करें तो इसमें फर्म्स असेट्स जो होते हैं वो अंडर वैल्यूड होते हैं, यानी कि फर्म्स के जितने भी असेट्स हैं वो अंडर वैल्यूड होते हैं। और इसके साथ साथ जब मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म क्यू, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म क्यू अगर ग्रेटर होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट से उस असेट का, तो ये इंडिकेट करता है कि फर्म्स क्या है, अंडर वैल्यूड है। यानी कि हमें अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यू जो फर्म का क्यू है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कैसा है। तो यानी कि यहाँ पे टोबिन क्यू थ्योरी इन्वेस्टमेंट इंडिकेशन में किसी भी चीज़ में रिप्लेसमेंट कॉस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं, the replacement value of their real assets exceeds the market value of their financial assets। तो इसमें replacement cost exceed नहीं करेगा जबकि कम होगा financial assets से, तो हमारा ये गलत है। नेक्स्ट है, the market value of their financial assets exceeds the replacement value of their real assets। तो यही अभी मैंने बताया कि स्टॉक जो फर्म है ऐड टू देयर स्टॉक ऑफ द कैपिटल व्हेन, यानी कि ऐड करने की ज़रूरत कब होगी, जब वो अंडर वैल्यूड होगा। और अंडर वैल्यूड की कंडीशन क्या है कि मार्केट वैल्यू जो है फर्म क्यू की, यानी कि फाइनेंशियल असेट्स, वो ज़्यादा हो किससे, यहाँ पे रिप्लेसमेंट वैल्यू या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द रियल असेट के। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन करंट इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट रिलेटिंग कंजम्पशंस विद करंट इनकम विल प्रोवाइड। यानी कि जब वर्तमान आय में नकारात्मक या अल्पकालिक घटक समाविष्ट हो तो वर्तमान आय से संबंधित उपभोग निम्नलिखित को उत्पन्न करेंगे। हमें बताना है कि निगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट को अगर इंक्लूड करता है कंजम्पशन, तो करंट इनकम क्या प्रोड्यूस करेगा। एन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज लोअर दैन द लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये लोअर होगा लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर दैन द average propensity to consume is higher than the long run average propensity to consume, या average propensity to consume is equal to lower long run average propensity to consume। तो हमें इन तीनों में से बताना है कि अगर करंट इनकम इंक्लूड करता है निगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट को रिलेटिंग कंजम्पशंस विद करंट इनकम, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में हमेशा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होना चाहिए लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, क्योंकि हमें निगेटिव टर्म में इसको बताना है। तो लॉन्ग रन में तो ऐसा निगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट अगर आएगा तो इस तरह से तो हमारा तो निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगा लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडिटी ट्रैप इज़ अ सिचुएशन व्हेन। लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन कब होती है, अगर हम देखें कीन्स ने कैसे बताया था
ये ऐसे है, यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अब इससे नीचे जो है ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है, जहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपने मनी को होल्ड करके रखेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि वो मनी को इन्वेस्ट करें, क्योंकि उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो वेट करेंगे कि कब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है ताकि वो अपने मनी को इन्वेस्ट करें। तो वो सिचुएशन कब होती है? ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन अ फ्यूचर। क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में राइज होगा? तो ये तो एकदम सही हो गया, हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया। इसीलिए वो मनी को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फ्यूचर में राइज होगा। उसके बाद फॉल वॉल तो नहीं है और ये सब नहीं है, तो हमारा नीचे का ऑप्शन गलत है, हमारा यही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनहेरेंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इफ़ वारंटेड रेट इज़ बिलो द नेचुरल रेट। यानी कि अगर हेरेंट मॉडल में देखें तो एक्चुअल ग्रोथ रेट होता है, एक वारंटेड ग्रोथ रेट होता है और एक नेचुरल ग्रोथ रेट होता है। इन्हीं तीनों ग्रोथ रेट जब इक्वल होती है तो नाइफेज इक्विलिब्रियम कहा जाता है। लेकिन हमें इसमें बताना है कि अगर वारंटेड ग्रोथ हमारा ग्रोथ रेट बिलो होगा अगर नेचुरल ग्रोथ रेट के, then it is possible to maintain steady state growth at a warranted rate with। तब क्या ये पॉसिबल है कि हम एक स्टडी स्टेट ग्रोथ को हम वारंटेड रेट पे मेंटेन कर सकें? हमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्या होगा? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जो वारंटेड ग्रोथ रेट है ये ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही होता है, लेकिन अगर ये कम है नेचुरल ग्रोथ रेट से तो ये क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट तो हमारा मतलब उससे कम है नेचुरल से, तो ये हमेशा ये कंटिन्यूसली अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बढ़ता जाएगा। तो हमारा पहला ही आंसर सही हो गया। अगर मान लीजिए कि AGR अगर ग्रेटर होगा WGR से तो ये इन्फ्लेशन को जन्म देगा, और इसमें क्या होगा? इस सिचुएशन में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ AW फिलिप इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ रिलेशन। तो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ रिलेशन में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, फीचर नहीं है फिलिप कर्व का। पहला, अ नॉन लीनियर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज इन अ वेज रेट। क्या वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है? तो हमें उसका फीचर बताना है। तो ये इसका एक फीचर है, नॉन लीनियर इनवर्स रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट में। सेकेंड है, देयर इज़ अ लूप इन अ एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिलिप कर्व। अगर हम फिलिप कर्व देखें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एक लूप बनता है। तो ये फिलिप कर्व के अगर अराउंड बनता है तो ये भी एक इसका फीचर है। नेक्स्ट है हमारा, द वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशन इज़ प्रेडिक्टेबल। क्या वेज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रेडिक्टेबल होता है? तो प्रेडिक्टेबल होता है इसमें, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम होता जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम होता जाता है, तो हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा CB इसका फीचर है, फिलिप कर्व शिफ्ट व्हेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन शिफ्ट। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से फिलिप कर्व शिफ्ट नहीं होगा, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो चेंजेस होंगे तब जाके फिलिप कर्व शिफ्ट होगा। तो ये एक इसका फीचर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सपोज देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड इंक्रीज इन द नॉमिनल मनी सप्लाई। यानी कि हमें सपोज करना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है और वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि ये सब वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई ऐसे है, एंड इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई। अगर नॉमिनल मनी सप्लाई में इंक्रीज होगी, मान लीजिए ये नॉमिनल मनी सप्लाई में इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? तो अगर नॉमिनल मनी सप्लाई में इंक्रीज होगा तो यहाँ पे तो रियल मनी सप्लाई में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल है। तो यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे कि नो इफेक्ट नॉमिनल मनी सप्लाई में, एन इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई हैज़ नो इफेक्ट ऑन रियल मनी सप्लाई ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द आउटपुट, जो कि हमें कहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हैज़ नो इफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुंडल फ्लेमिंग मॉडल ऑफ द ओपन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग वेरिएबल दैट शिफ्ट आईएस फंक्शन। तो मुंडल मॉडल में ये किस लिए, ओपन इकोनॉमी में मुंडल मॉडल का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो इसमें ये हमें बताना है कि कौन से वेरिएबल की वजह से शिफ्ट होगा आईएस फंक्शन में। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आईएस जो है ये किससे रिलेटेड होता है। तो आईएस जो है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, टैक्सेस से रिलेटेड होता है, और किसकी वजह से ये शिफ्ट होगा, राइज इन एक्सचेंज रेट। क्या एक्सचेंज रेट के राइज होने की वजह से चेंज होगा, तो ये भी सही है। एक्सचेंज रेट अगर राइज होगा तो आईएस शिफ्ट हो सकता है। एंड इंक्रीज इन फॉरेन इनकम एंड टैक्स कट, तो इसकी वजह से भी वो इंक्रीज होगा, टैक्स कट की वजह से डिक्रीज होगा। आईएस फंक्शन, आईएस जो है अगर टैक्स कट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, जबकि एन इंक्रीज इन फॉरेन इनकम। देखिए जो भी राइज होगा या इंक्रीज होगा तब होगा, ये कट इन टैक्सेस की वजह से वो शिफ्ट नहीं होगा। इंक्रीज इन फॉरेन इनकम ये भी सही है। फॉल इन एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट हमारा फॉल होगा, अब यहाँ पे राइज इन एक्सचेंज रेट था तो ये सही था, तो फॉल वाला राइज एंड फॉल, हाँ ये गलत है। एक सेकेंड मैं इसको रब करती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट, अभी ये मुंडल फ्लेमिंग मॉडल वाला ओपन इकोनॉमी का, कि क्या होगा शिफ्ट इन आईएस। तो राइज इन एक्सचेंज रेट, तो ये तो एकदम सही है कि राइज इन एक्सचेंज रेट होगा तो शिफ्ट होगा। एंड इंक्रीज इन फॉरेन इनकम तो भी शिफ्ट होगा। टैक्स कट होगा तो भी शिफ्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात नहीं बोला है, हमें सिर्फ शिफ्ट की बात बोला है, तो इसीलिए ये भी सही है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। जब हम यहाँ पे राइज इन एक्सचेंज रेट सही है तो यहाँ पे फॉल इन एक्सचेंज रेट गलत होगा, तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंस मार्च 2010 हाउ मेनी टाइम्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द रेपो रेट। यानी कि 2010 में मार्च तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर में कितनी बार वृद्धि की है। तो ये 2010 की बात है, तो ये बहुत ओल्ड डेटा है, उस टाइम 13 टाइम्स हुआ था ये, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। Which of following committee has been set up the India for identification of BPL families in urban areas। तो अर्बन एरियाज़ में BPL फैमिली को आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी कमेटी सेटअप हुई थी, तो वो कमेटी का नाम है हाशिम कमेटी, जिसने BPL फैमिलीज़ वो भी अर्बन एरिया में आइडेंटिफाई करने के लिए सेट किया, कमेटी को सेट किया था। अब इसमें और सब भी है, तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, तो ये कमेटियाँ कब कब आई थी ये भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अब ये हाशिम कमेटी है, ये 1986 में आई थी, और ये आइडेंटिफिकेशन करना चाहती थी BPL फैमिलीज़ का, वो भी अर्बन एरिया में, इसके लिए इसको बनाया गया था। ये लकड़वारा कमेटी जो फॉर्म हुआ था ये 1993 में हुआ था, और ये सेटअप हुआ था पावर्टी लाइन के लिए, और ये कैलोरी बेस पे अर्बन और रूरल सेक्टर को डिवाइड करती थी, जैसे कि 2100 कैलोरीज फॉर अर्बन एरियाज़ एंड 2400 कैलोरीज फॉर रूरल एरियाज़। उसके बाद है सक्सेना कमेटी, तो ये 2008 में ये बनाई गई थी, और इसका मेन था कि असेस करना है कंडीशन ऑफ रूरल पुअर एंड सजेस्ट मेजर फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। यानी कि रूरल पुअर के कंडीशन को देखना और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सजेशन देना है, इसके लिए सक्सेना कमेटी बनी थी। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 2008 है। और उसके बाद आता है तेंदुलकर कमेटी, तो तेंदुलकर कमेटी इसके बाद आई थी 2009 में, और ये रिव्यू करने के लिए आई थी मेथड एंड नॉर्म्स यूज फॉर पावर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। यानी कि वो मेथड एंड नॉर्म्स को रिव्यू करने के लिए तेंदुलकर कमेटी को बनाया गया था। तो अभी हमारा हाशिम कमेटी करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अ मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव नेम्ड स्वाभिमान वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन। तो स्वाभिमान को जो लॉन्च किया गया था वो फरवरी में किया गया था 2011 में, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द 5-year प्लान हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए, सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट आया था 11 5-year प्लान में, लेकिन उसके बाद जब फास्टेस्ट सस्टेनेबल और एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जोड़ गया था वो उसके नेक्स्ट यानी कि 12 5-year प्लान में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द रिवाइज्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीरीज with 2004 and 5 as the base, the total number of items covered has increased from 538 to, यानी कि अब कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज किए गए थे आईआईपी में, तो वो 682 इंक्रीज किए गए थे 838 से, और अब और भी ज़्यादा इंक्रीज किए गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब आज के टाइम यानी 2024 में कब कितने आइटम्स और इंक्रीज हो चुके हैं आईआईपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट हैड द बिगेस्ट पर कैपिटा इनकम इन 2009 एंड 10। तो कौन से स्टेट में 2009 एंड 10 में बिगेस्ट हाई पर कैपिटा इनकम था? तो बिगेस्ट हाई पर कैपिटा इनकम दिल्ली में था। तो हमारा ऑप्शन नंबर, अब देखिए इन सब में से अगर देखें तो दिल्ली ही है जो थोड़ा इन लोगों से थोड़े अच्छी सिटी में आती है, तो दिल्ली हमारा ऐसे भी हम लगा सकते थे कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रीजनल रूरल ब्रांचेस, यानी कि रीजनल रूरल बैंक के सबसे ज़्यादा ब्रांचेस वो भी 2010 में कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा थे? तो वो है बिहार। 2010 में सबसे ज़्यादा रीजनल रूरल बैंक के ब्रांचेस बिहार में थे। इसको भी आप देख लीजिएगा कि अभी कौन सा क्या चल रहा है, ये पुराना डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन स्लोड डाउन सिंस द एडॉप्टेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यू टू। तो ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कब स्लो डाउन हुआ था? एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लो इंक्रीज इन क्रॉप इल्डिंग, क्या क्रॉप इल्डिंग में लो इंक्रीज हो रहा था? तो ये तो सही बात है, इसकी वजह से ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में स्लो डाउन सिंस एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद से ये स्लो डाउन हो गया, क्योंकि इसमें लो इंक्रीज ऑफ क्रॉप इल्डिंग होने लगा। फिर लो और नो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो ये भी इसका एक कारण है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। स्टैगनेंट ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो टेक्नोलॉजी थी वो भी स्थिर हो गई, उसके अभी इसकी वजह से भी ये स्लो डाउन हो गया। लो रिटेलर मार्केट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो ये रिटेलर प्राइस और उसके से रिलेटेड नहीं है कि क्यों हुआ था। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही करेक्ट है, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द मोनेटरिस्ट मनी सप्लाई कंस्टिट्यूट। तो मनी सप्लाई में क्या होता है? एक तो करेंसी होती है, उसके पास डिमांड डिपॉजिट और प्लस टाइम डिपॉजिट। तो ये हमारा होता है मनी सप्लाई में जो कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड सब मार्केट ऑफ अ मनी मार्केट। अब सब स्पेशलाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है? स्पेशलाइज्ड मनी मार्केट में जो चीज़ें आती हैं वो हैं कोलेट्रल लोन मार्केट, ये एक सब स्पेशलाइज्ड मनी मार्केट है। उसके बाद और भी आते हैं जैसे कि बिल मार्केट, फिर एक्सेप्टेंस मार्केट है, ये आता है। कॉल मनी भी आता है इसमें, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कॉल मनी मार्केट। इसके साथ साथ डिस्काउंट मार्केट आता है, यानी कि ये भी आता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं इसमें, सॉरी म्यूचुअल फंड्स नहीं आते हैं, यानी कि इसमें क्या नहीं आता है? तो ये बॉन्ड मार्केट। और क्या नहीं आता है? बॉन्ड मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड ये नहीं आता है। स्पेशलाइज्ड सब मार्केट ऑफ मनी मार्केट ये नहीं है, बाकी ये सारे हैं, बिल मार्केट, कॉल मनी मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट एंड डिस्काउंट मार्केट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कमिटी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम देयर
गिवन कोड्स, हमें कोड के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले खुसरो कमेटी की बात करें तो खुसरो कमेटी आई थी। देखिए कमेटी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो कराया है, तो आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी सारी कमेटियाँ कवर हो जाएंगी। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और उसको आप देखिएगा। इन्होंने खुसरो कमेटी ने रिपोर्ट दिया था एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू के लिए। केलकर कमेटी जो है वो 2002 में आई थी। नरसिम्हन कमेटी आई थी दो बार आई थी, 1991 में और 1998 में। ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। और फिजिकल रिफॉर्म एंड टास्क फोर्स रिफॉर्म ये है केलकर कमेटी, फिजिकल रिफॉर्म एंड टास्क फोर्स रिफॉर्म। ये कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए पॉइंट्स दिया है मैंने। और ये डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म है नरसिम्हन कमेटी। उसके बाद है हमारा दंतेवाला कमेटी, ये आया था 1977 में। और वो भी ये सजेस्ट करने के लिए टू सजेस्ट द इंस्टीट्यूशंस एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर ब्लॉक प्लानिंग, यानी कि कैसे ब्लॉक प्लानिंग की जाए उसके लिए ये दंतेवाला कमेटी 1977 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले आता है सेकंड, फिर उसके बाद नहीं, अगर हम ऐसे अरेंज करें, ये अगर ये 98 को हम पहले देखें, ये नरसिम्हन कमेटी की इस रिपोर्ट को ना देख के सब जो बाद वाली रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा ये वाला सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो अभी हम इसमें हमारा जो ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम सेकंड पहले फिर फोर्थ, केलकर कमेटी, देखिए केलकर कमेटी की रिपोर्ट जो 2002 में थी, अब पता नहीं ये क्यों ये इसमें दिया है, मुझे इसमें गलत लग रहा है इसकी क्रोनोलॉजी में। ये क्रोनोलॉजी सही है तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्किंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स रिवील्ड दैट दे इरोडेड देयर कैपिटल बेसिस, यानी कि ये अपने पूंजी इसका मतलब है कि जो रीजनल रूरल बैंक की कार्य प्रक्रिया ये दर्शाती है कि इन्होंने अपनी पूंजी आधार को नष्ट कर दिया है, यानी कि सब पूरा पूंजी ही ये नष्ट कर चुके हैं। तो क्या ये सही है? तो जिस तरह से वो उनका वर्किंग है उस हिसाब से तो यही रिवील होता है, तो ये हमारा सही है। दूसरा क्या है इनका, मिनी आरआरबीज आर नॉन वाइएबल एंड हैविंग हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ये भी सही है कि बहुत सारे आरआरबीज जो हैं उनके बहुत हाई ऑपरेशनल कॉस्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि हाई ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से इसने अपने पूरे जो कैपिटल बेस है उसको इरोड कर दिया है, तो ये इसका रीज़न नहीं है। बाकी दोनों इंडिविजुअली सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आरबीआई के द्वारा कौन सा इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट किया गया था ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कौन कौन से है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, यस। उसके बाद हमारा आता है अब देखिए एनबीएफसी, ये तो नॉन फाइनेंशियल बैंक है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, ये भी इसमें ये भी इसका पार्ट होगा। एक सेकेंड, आरबीआई इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ देखिए, आरबीआई के द्वारा जो रेगुलेट होती है ये बैंक्स वगैरह तो ऑलरेडी ये रेगुलेट होती ही हैं, लेकिन जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं एनबीएफसीज, वो जैसे कि ये 1, 3 एंड 4, तो ये भी किसके द्वारा रेगुलेट होती हैं, आरबीआई के द्वारा। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, हमारा ऑप्शन नंबर ए में है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो वो एकदम सही होगा। बाकी इस एसबीआई इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बाकी सारे क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, कोर इन्फ्लेशन इज़ अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, तो कोर इन्फ्लेशन में हम एक्सक्लूड कर देते हैं जिसकी चीज़ से, अब इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है कि चेंज इन जो प्राइस बढ़ता जाए और बहुत
चीज़ों की प्राइस लगातार बढ़ती जाए, तो इन्फ्लेशन उसे कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे कि खाने वाली चीज़ें या एनर्जी, फूड एनर्जी, इन सब की चीज़ें। तो हम उसको जब एक्सक्लूड कर देते हैं उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी कि एक्सक्लूड द आइटम फेस वॉलेटाइल प्राइस मूवमेंट ऑफ फूड एंड एनर्जी। तो ये है बेस्ड ओनली फूड एंड एनर्जी, इंक्लूड, एक्सक्लूड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हम वैसे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में चेंजेस ला सकते हैं जैसे फूड एंड एनर्जी, क्योंकि इनका मूवमेंट बहुत तेज़ी से इनका प्राइस चेंज होता रहता है, इसलिए उसको हटा के जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज हम 33 तक ही क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ, तो ये वीट के लिए किया गया था, ये तो सबको पता है। किसने दिया था इंडिया में? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में? वो है नॉर्मन बोरलो। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2004 and 5 टू 2010 and 11 एग्रीकल्चरल सेक्टर GDP क्या था? विटनेस द हाई ग्रोथ रेट देन द ओवरऑल GDP। क्या ओवरऑल GDP के अकॉर्डिंग हाई ग्रोथ रेट दिखा गया था, लोअर ग्रोथ रेट देखा गया था GDP के अकॉर्डिंग, या स्टैगनेंट ग्रोथ रेट कंपेयर टू, मतलब एकदम स्थिर था ग्रोथ रेट संपूर्ण GDP की तुलना में? तो हमारा ये उस टाइम जो था वो लोअर देखा गया था 2004 से लेकर 2010 के बीच में, क्योंकि बीच में जो है 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे, जिसकी वजह से जो लोअर ग्रोथ देखी गई थी ओवरऑल GDP की कंपैरिजन, ओवरऑल GDP में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट आर, फूड मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्रूट ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स एट रिम्यूनरेटिव प्राइजेस। क्या किसानों को एक लाभकारी कीमतों पे खाद्यान्न उपलब्ध कराना क्या फूड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है? तो हाँ, ये सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। क्या अफोर्डेबल प्राइस पे कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करना फूड ग्रेन? तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। मेंटेनेंस ऑफ फूड बफर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये चारों सही है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आज के लिए हम पेपर 3 में बस इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।